विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, इतिहास शुरू किया था कल हमने, ठीक है। उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कर रहे थे हम लोग, द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मैंने कल बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिनको कि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, हाँ, लिटरेचर, है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था, पुरातात्विक स्रोतों में मैंने बताया था कि अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, मृदभांड होते हैं, मोहरें होती हैं, स्मारक होते हैं, मूर्तिकला होती है, चित्रकला होती है। यानी क्या क्या बताया था, अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शन, ये कल मैं बता चुका हूँ पूरे, क्या क्या कौन कौन से इंस्क्रिप्शन थे, ये भी बताया मैंने, कौन कौन से पेपर में आते हैं। फिर कॉइन्स पढ़ते हैं हम, फिर मिट्टी के बर्तन, मृदभांड बोलते हैं उनको, है ना, PGW पेंटेड, है ना, ग्रे वेयर, ठीक है। और नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, उत्तरी काले मृदभांड, पॉलिश मृदभांड, ठीक है। फिर स्मारक करते हैं, मॉन्यूमेंट्स करते हैं, फिर स्टैचू करते हैं, पेंटिंग करते हैं। सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, तब हम साहित्यिक स्रोतों में जाते हैं, लिटरेरी सोर्सेज पे। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। अभी जो कल मैंने बताया उसका एक बार हल्का हल्का कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। जैसे पूछता है, भारतीय इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आंसर हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस। ये क्वेश्चन कई बार ग्रुप सी में भी पूछ लेता है, ऊपर दरोगा में भी पूछ लेता है, किसी जमाने में तो IAS में पूछे जाते थे, आज ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते IAS में, पर PCS में फिर भी पूछ लेगा कि भारतीय इतिहास के पिता हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है, तो आपने बोलना है, क्या बोलना है, हिस्टोरिका, है ना। और ये भी पूछता है कई बार कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, तो सिसरो ने कहा। किसने कहा, सिसरो ने कहा, ये भी याद रखना है आपने। हिस्टोरिका मैंने बता दिया, हेरोडोटस की कृति है। इतिहास के पिता हेरोडोटस की जो किताब का नाम है वो हिस्टोरिका है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा एक बार कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने का कतिपय आधुनिक विधियों से परिचित थे। ये किसकी कृति में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कतिपय आधुनिक विधियों से परिचित थे, तो कल्हण की राज तरंगणी में लिखा हुआ है ऐसा। ये ध्यान रखना, राज तरंगणी, रिवर ऑफ किंग्स बोलते हैं राज तरंगणी को, क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ किंग्स बोलते हैं। ये जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, किसमें, और संस्कृत भाषा में इतिहास की पहली पुस्तक है राज तरंगणी। संस्कृत भाषा में इतिहास की पहली बुक जो है वो कौन सी है, राज तरंगणी। इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। और ये किसने लिखी है, कल्हण ने लिखी है। इसमें क्या लिखा, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में लिखा हुआ, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये कल्हण किसके दरबार में था, ये जयसिंह के दरबार में था। इस कल्हण की राज तरंगणी को ये पूरा नहीं लिख पाया था, इसको पूरा किसने किया, इसको जोन राज और श्रीवर ने पूरा किया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस और इंटरव्यू तक ये क्वेश्चन बनता है, कौन सा, राज तरंगणी वाला, ठीक है, कल्हण की। तो इसी में कहीं पर उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त, विलुप्त मतलब जो लुप्त हो चुका है, लुप्त समझते हैं, जो खो गायब हो चुका है, जिसको भूल चुके हैं लोग, विस्मृत यानी जिसको भूल चुके हैं, इतिहास को पुनर्जीवित करने की कतिपय आधुनिक विधियों से परिचित थे। ये कल्हण की राज तरंगणी में लिखा हुआ है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन बना, कहां के विद्वानों का आरोप है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव है। ये पाश्चात्य विद्वानों ने लिखा। पाश्चात्य मतलब जो वेस्ट से आए, जो विद्वान आए, उन्होंने कहा कि जी भारतीय जो लोग हैं, प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का क्या है, अभाव है। उन मूर्खों को ये नहीं पता था कि पुराणों में भी इतिहास है। इसमें पुराणों में भी इतिहास है, और उससे पहले जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी इतिहास ही है एक प्रकार का। अगला, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में यह उद्धृत किया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं। अब भाई चीनी यात्री वेनसांग लिखता है ऐसा। अब वेनसांग किसके समय में आ गया, हर्षवर्धन के समय में आ गया। किसके समय में, चीनी यात्री वेनसांग किसके समय में आया, तो आंसर हर्षवर्धन के समय में आया। वो खुद लिख रहा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, किस मुस्लिम यात्री और लेखक का मत था कि हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते
एवं घटनाओं की तिथि त्रुटिपूर्ण होती है। ये लिख रहा है अरबी यात्री अलबरूनी। अरबी यात्री, इन नामों से परिचित हो जाइए, याद करना शुरू कर दीजिए, इनके नाम पढ़ने अभी आपने आगे। अभी तो हम पहला चैप्टर पे हैं कि भारतीय इतिहास के जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो क्या है, जानकारी के स्रोत। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर ये पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। एक बार अशोक की लिपियों में जो प्रयुक्त लिपियां हैं उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछा एक बार कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो आंसर ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, और ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। और एक बार क्वेश्चन पूछा कि ब्राह्मी लिपि से कौन कौन सी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, किन किन भारतीय भाषाएं जो है वो ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो संस्कृत, जिसकी की लिपि देवनागरी है वैसे, तो संस्कृत भी किससे निकली? ब्राह्मी से निकली। पाली, पाली जो कि कभी बिहार में बोली जाती थी, ठीक है, पाली भाषा भी कहां से निकली? हाजी, ब्राह्मी से निकली। प्राकृत, प्राकृत भी ब्राह्मी से निकली। अवहट, अवहट ये भी ब्राह्मी से निकली। अपभ्रंश ये भी ब्राह्मी से निकली। पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, दक्षिण भारत में तमिल, है ना, दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब भाषाओं की जो लिपियों का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यानी ब्राह्मी लिपि इन सब भाषाओं की क्या है? इन सब क्या भाषाओं की जननी है, क्या है? और ये हिंदी में भी क्वेश्चन आता है। कभी आप दरोगा का पेपर दे रहे होंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन बना होगा कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, और पहला ऑप्शन क्या करते हैं, वो देवनागरी देते हैं लोगों, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता है कि संस्कृत पुरानी है। संस्कृत पुरानी नहीं है, ब्राह्मी लिपि जो है वो पुरानी है, उसके बाद संस्कृत आती है जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी भी किससे निकली हुई? ब्राह्मी से निकली। इतना समझ में आ गया। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें? ब्राह्मी लिपि में संपूर्ण भारत से प्राप्त होते हैं। ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? फिर यह क्वेश्चन बनता है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा ब्राह्मी लिपि को। यहां से क्वेश्चन बनता है। एक खरोष्टी लिपि से क्वेश्चन पूछता है वो कि खरोष्टी, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं, और ये पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त होते हैं। पश्चिमोत्तर भारत से खरोष्टी लिपि, ये जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहां से कहां? जैसे हम हिंदी लिखते हैं, सॉरी, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, जो खरोष्टी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। ये बता दूं आपको, जो खरोष्टी लिपि है वो ईरानियों के प्रभाव से आई थी। ईरानियों के प्रभाव से आई थी, और यह देश के पश्चिमोत्तर भागों तक ही सीमित रही। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। साम्राज्य के शेष भागों में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी, और इस समय संस्कृत शिक्षित समुदाय और साहित्य की भाषा थी। मौर्य काल की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिली है खरोष्टी लिपि। जो अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं, एक शाहबाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा, ये पाकिस्तान में है। खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेख कौन से हैं? ये भाई ग्रुप सी से लेके ऊपर तक के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप पीसीएस का दे रहे हो, चाहे आप नीचे ग्रुप सी का दे रहे हो। वहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि अशोक का खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेख कहां से प्राप्त होते हैं? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये समझ में आ गया। जबकि जो उसके बाद बता रहा हूं मैं आपको, कौन सी? यूनानी और अरेमाइक लिपि। यूनानी और, तो पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले जो अशोक के शिलालेख है उसमें यूनानी और अरेमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ, जिसे द्विभाषीय लेख भी कहा जाता है। द्विभाषीय। तो अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि अशोक का यूनानी और अरेमाइक लिपि में लिखा हुआ द्विभाषीय अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर सरेकुना। सरेकुना कांधार में पड़ता है। सरेकुना कहां पड़ता है? कांधार से प्राप्त अभिलेख। अब ये मान के चल लो भाई, यहां तक पूरा अशोक का साम्राज्य था, कभी भारत ही था ये, अफगानिस्तान तक पूरा। समझ में आ गया? तो सरेकुना अभिलेख कैसा है? द्विभाषीय। द्विभाषीय मतलब दो भाषाओं में। क्लियर हो गया? तक्षशिला से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो अरेमाइक लिपि में। तक्षशिला से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो प्योर किसमें है? अरेमाइक लिपि में है। लघमान यानी जलालाबाद पाकिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ वो भी अरेमाइक लिपि में है। तो अब आपने अशोक के कितने अभिलेख याद करने हैं?
एक आपने कर दिया खरोष्टी लिपि वाला मानसेरा साबाजगढ़ी, दो आप अरेमाइक लिपि वाला याद कर लीजिए, एक तक्षशिला से प्राप्त हुआ, तक्षशिला भी पाकिस्तान में पड़ता है, और लगमान जलालाबाद ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी कहां से है, अरेमाइक लिपि में है। एक आपने याद करना द्विभाषी अभिलेख अशोक का, वो यूनानी और अरेमाइक लिपि में लिखा हुआ है, द्विभाषी मतलब दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। ये सारेकुना कांधार से मिला है, और कांधार आपको पता ही है कहाँ है, अफगानिस्तान में। समझ में आ गया? तो सारेकुना कांधार वाला अभिलेख कैसा है, द्विभाषी लेख, याद हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको जब जैसे बताया कि भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोतों में यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अभिलेखों के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद मैं सिक्कों के बारे में बता रहा हूं। इसके बारे में, सिक्कों के बारे में, ठीक है। तो अभिलेखों के पश्चात सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशिष्ट स्रोत के रूप में देखा जाता है या माना जाता है। इनसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान सरलता से प्राप्त होता है। अब ये तो भाषा है, हमने लिख दिया राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। भाई सिक्कों का जो अध्ययन है ना वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, निमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर निमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन पूछा कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है, तो आंसर जेम्स प्रिंसेप है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है, जेम्स प्रिंसेप है। एक बार पूछा अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो तब हम बोलेंगे एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, है ना। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन तिथियों के अध्ययन को, जो एंशिएंट डेट्स हैं उनकी तिथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पैलियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने ये तो बोल दिया कि सिक्कों के अध्ययन से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान मिलता है। कैसे मिलता होगा? तो भाई देखिए, आर्थिक तो कैसे मिलेगा, अगर हम बोलेंगे कि उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, तो अगर शुद्ध सोने का सिक्का है, मतलब धातु में कोई मिलावट नहीं है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है तो ये माना जाता है कि जो सिक्के होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती, अशुद्धता नहीं होती है। जैसे कि कुषाणों के काल में, कुषाण काल के जो सोने के सिक्के हैं वो सबसे प्योर है। क्या है? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के समय मिलते हैं, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों के समय मिलते हैं। लेकिन गुप्तों के समय में क्या है कि सोने में मिलावट है सिक्कों में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें उनकी आर्थिकी पता चल रही है, उनकी इकोनॉमी पता चल रही है कि गुप्तों ने सिक्कों, सोने के सिक्के तो बहुत सारे जारी किए, और सबसे बड़ा जो सिक्कों का ढेर है वो बयाना राजस्थान से मिला सिक्कों का, गुप्तकालीन सिक्कों का। कहां से? बयाना राजस्थान। ये पढ़ेंगे आगे चलकर हम। और ये मुगलों के समय में नील के लिए प्रसिद्ध था। जब मुगल काल पढ़ रहे होंगे तो इंडिगो के लिए फेमस था बयाना। अब क्या है कि हमें ये पता चल गया कि गुप्तों के काल में अर्थव्यवस्था जो थी वो कुषाणों की अपेक्षा थोड़ा क्या हो गई थी, नीचे डाउनफॉल हो गया था उसमें। कारण ये है कि शायद विदेशी व्यापार प्रभावित हो गया था। विदेशी व्यापार क्या हो गया था? समुद्र पारीय जो व्यापार था वो कम हो गया था। कुषाणों के समय में ठीक था, तो समझ में आ गया। और व्यापार ही समृद्धि का कारण बनता है भाई, पहले बता दूंगा। व्यापार से ही क्या होती है? समृद्धि होती है, ठीक है। धार्मिक, अब जैसे कई विदेशी लोग आए यहाँ पर, माना मिनेंडर आया, माना। अब मिनेंडर का जो मिनेंडर जो है इंडो ग्रीक शासक है। कैसा है? हिंद यवन शासक। इंडो ग्रीक किन्हें बोल रहे हैं हम? भाई आपने सुना कि अलेक्जेंडर ने भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया, सिकंदर पोरस की लड़ाई हुई, आम्भी ने गद्दारी कर दी, पोरस हार गया, है ना। सिकंदर फिर वापस चला गया, सिकंदर की मृत्यु हो गई बेबीलोन में। लेकिन सिकंदर ने जहां जहां पर, यूनान से जहां जहां पर चला हो, तो उन जगहों पर उसने छत्रपियों का निर्माण किया। छत्रपी मतलब वहां वहां पर अपने गवर्नर्स छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? गवर्नर्स छोड़ दिए। सिकंदर मर गया, लेकिन जो गवर्नर्स थे जो जहां पर था वो वहां के राजा बन गए, वो इंडो ग्रीक हो गए। बाद में वो इंडो ग्रीक ऐसे हो गए कि वो भारतीय संस्कृति में ही क्या होने लगे, समाहित होने लगे। उन्हीं का एक राजा है मिनांडर, उसके सिक्कों पर धर्म चक्र मिलता है हमें। धर्म चक्र का मतलब होता है कि उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। बताया जाता है कि जब महात्मा बुद्ध मरे थे तो उनकी भस्म के लिए बड़ा संघर्ष हुआ लोगों में कि बुद्ध हमारे थे, बुद्ध लिच्छवियों ने कहा बुद्ध हमारे थे, मल्लों ने कहा बुद्ध हमारे थे।
तो बताया जाता है कि बुद्ध की भस्म के लिए उनके 8 भाग करने पड़े थे महात्मा बुद्ध के। ऐसे ही मिनेंडर इतना बड़ा बौद्ध बन गया था कि जब ये मरा तो इसकी भस्मावशेषों के लिए भी क्या हुआ, लड़ाइयां हुई आपस में कि भाई हमें भी चाहिए भस्म इसकी। जो महान लोग होते हैं उनकी भस्म के लिए भी क्या होता है, संघर्ष होता है कि थोड़ा सा एक चुटकी वो मिल जाए, क्या भस्म मिल जाए जलाने के बाद जो भी होती है। तो मिनेंडर भी एक महान बौद्ध क्या बना यहाँ पर, समझ में आ रहा है? या कोई और व्यक्ति है, जैसे कुषाणों के समय में शिव नंदी के साथ दिखाई देता है, सिक्कों पर भगवान शिव नंदी की प्रतिमा है, कहीं पर आईसो लिखा हुआ, इससे पता चलता वो शैव धर्म को अपना लिया उन्होंने, है ना। हूण जो है, हूण इतने खतरनाक जंगली जनजाति जिन्होंने रोमन साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, वो भारत में आए और यहीं के धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया, शैव धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्धों का संहार किया उन्होंने। भाई मैंने 2 हूण राजा बताए थे, तोरमाण मिहिर कुलकल, मैंने बताया भी था आपको कि ये तो ऐसे खतरनाक, मतलब बौद्धों के इतने बड़े शत्रु थे कि कहीं पर बौद्धों का सम्मेलन हो रहा था तो उनके टेंट पर ही आग लगा दी इन्होंने, सारे बौद्धों को जला दिया। या कहीं पर क्या किया कि उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु की गर्दन काट कर लाएगा उसको एक स्वर्ण सिक्का दिया जाएगा। बौद्धों का सहारक है ये, क्या है, समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ, तो ये तो जो हम लिखते हैं उसके पीछे बड़े गूढ़ रहस्य होते हैं इतिहास में कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, संस्कृति, कल्चर कैसा था उस समय। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, धार्मिक मतलब रिलीजियस, उनके मतलब किस धर्म को मानते थे, सांस्कृतिक पक्ष यानी कल्चरल, ठीक है। इनका ज्ञान सरलता से प्राप्त होता है। 206 बीसी से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान मुख्य रूप से मुद्राओं की मदद से ही प्राप्त होता है। ये सिक्के विभिन्न धातुओं के मिश्रण या किसी एक धातु विशेष से बनाए जाते थे। भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी जाती है, किंतु हम नियमित रूप से जो सिक्के पढ़ते हैं वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से मिलते हैं। पुराने जो सिक्के थे उनको पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के इसलिए बोलते थे क्योंकि पहले गलाकर, धातु को गलाकर नहीं बनते थे सिक्के। पहले एक टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है, उसको कूटा, उसको किसी तरह से क्या किया, आहत करके उसको गोल सा कर दिया, और बहुत सुंदर नहीं होते थे वो सिक्के। जैसे आज आपके सिक्के होते हैं या बाद इससे पहले के जो सिक्के थे वो गोल होते थे जिन्हें गलाकर बनाया गया। लेकिन ये सिक्के कैसे थे? आहत सिक्के, क्योंकि इनको क्या करते थे, आहत किया जाता था। आहत मतलब कूटा जाता था, समझ में आया? तो मैंने कहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें नियमित रूप से सिक्के प्राप्त होते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स की संज्ञा दी जाती है। इन पर कोई लेख अंकित नहीं होते थे। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे जिन पर ठप्पा मारकर अलग से चिन्ह अंकित किया जाता था। ऐसे सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी से आरंभ हुआ। इन सिक्कों को साहित्य में कारछापण, बहुत इंपॉर्टेंट आईएएस का क्वेश्चन है, कारछापण। अभी मैं ये बता रहा हूं आपको कि चांदी के होते थे पंचमार्क कॉइन्स अधिकतर। कारछापण, ठीक है, पुराण, धरण, शतमान आदि की संख्या से विहित किया जाता है। क्या बोलते थे इनको? कारछापण, पुराण, धरण, शतमान आदि की संख्या से विहित किया गया। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को आहत सिक्के प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन्स किसको प्राप्त हुए? आंसर कर्नल कोल्डवेल। कर्नल, इन सिक्कों को आहत नाम इनकी निर्माण विधि के आधार पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया। तो इनको आहत सिक्के किसने कहा? सबसे पहले वासुदेव शरण, विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने दिया। इतना समझ में आ गया? अरे भाई इतना समझ में आया? अब जो नए नए बच्चे हैं, 12वीं करके आए हैं, 12th पास करके आए हैं, उन्हें लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं हम ये सिक्के विक्के। अरे भाई यही है, पेपर में आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, प्री होगा, 4 ऑप्शन होंगे। क्या होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। उसमें पूछेगा कि सबसे पहले सिक्कों को जो 6ठी शताब्दी 6th सेंचुरी बीसी के जो सिक्के हैं, आहत सिक्के, वो सबसे पहले किसको प्राप्त हुए? 4 ऑप्शन होंगे। आपने और कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ कर्नल कोल्डवेल को देखना है, क्योंकि सबसे पहले आहत सिक्के किसको प्राप्त हुए। दूसरा क्वेश्चन माना अगर इस तरह से आ जाता है कि आहत नाम सबसे पहले इन सिक्कों को किसने दिया, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। फैक्ट्स का खेल है प्री, जितने ज्यादा फैक्ट्स होंगे
उतना ज्यादा आपका प्री अच्छा होगा। और जो मेंस है वो राइटिंग स्किल का खेल है इसका, और जो इंटरव्यू है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपके बातचीत करने के तरीकों से तय होगा कि आपको कितने नंबर आप प्राप्त करेंगे। किसमें? इंटरव्यू में। आपके बैठने के तरीके से आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, है ना। प्रश्नों को आपकी जो समझ देखी जाएगी, उसको किस तरह से आप टैकल कर रहे हो, किस प्रकार से आप उत्तर दे रहे हो, उस तरह से आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा इंटरव्यू में। ये समझ में आया? तो अभी से अपने अंदर ये सब जितनी भी क्या विशेषताएं हैं इनको ग्रहण करना आरंभ कर दीजिए, तभी कुछ होगा भाई। ठीक, किताबें तो सब पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा पुस्तकें तो बुक सेलर के पास होती हैं। किसके पास होती हैं? सिर्फ किताबें रखने से पेपर नहीं निकलेगा, उनको पढ़ने से, समझने से, एनालिसिस करने से तब पेपर निकलेगा। ठीक है। हिंदू यूनानियों के आगमन, इंडो ग्रीक। हिंदू यूनानी किनको बोल रहे हैं हम? इंडो ग्रीक के आगमन। आगमन मतलब जब ये आए के साथ ही सिक्कों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। जब इंडो ग्रीक्स आए तो सिक्कों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों ने किया। इससे पहले ठप्पा लगाते थे आहत सिक्कों पर, अब क्या हुआ? लेख युक्त सिक्के आने लगे इंडो ग्रीक्स के समय में। बल्कि उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन भी है कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ किसने किया? तो इंडो ग्रीक्स ने किया। किसने किया? भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने किया? इंडो ग्रीक्स ने किया। कुछ मुद्राओं पर तिथियां अंकित होने से कालक्रम के निर्धारण में मदद मिलती है। अभी भी आप देखते होंगे सिक्के जो होते हैं, 1 रुपए के सिक्के, उस पर लिखा होता है सन 2020 का सिक्का है, सन 2025 का सिक्का है, देखते हैं। कुछ मुद्राओं पर तिथियां अंकित होने से कालक्रम के निर्धारण में मदद मिलती है। सिक्कों से तात्कालीन संबंधित राजाओं की आर्थिक दशा, साम्राज्य सीमा, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी काल में सिक्कों की अधिकता इस बात की सूचक है कि उस काल में व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता हूं, अगर मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी काल में बहुत अधिक सिक्के मिले हैं तो ये किस चीज का द्योतक है, या क्या इंगित कर रहा है, क्या बता रहा है हमें? तो ये हमें बता रहा है कि उस समय में व्यापार वाणिज्य, यानी व्यापार मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, है ना। तो व्यापार और वाणिज्य अत्यधिक विकसित था। क्या था? डेवलप था बहुत ज्यादा। जबकि सिक्कों की कमी व्यापार वाणिज्य के पतन का संकेत है। मालव, योद्धे आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में मुख्यतः सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ राजवंश तो ऐसे हैं जिनका इतिहास सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया। किस आधार पर? सिक्कों के आधार पर। इतना समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया? तो जैसे फिर दोबारा मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है? हाँ जी, आपका वो जो सबकॉन्शियस माइंड या जो सोया हुआ मस्तिष्क है वो उठता है, जागता है, और बार बार हिट करोगे आप उसी पॉइंट को, तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ना, ये वैज्ञानिक विधियां होती हैं। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा भाई? कब पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। याद कर लीजिए इसे हमेशा के लिए। अशोक के किस शिलालेख में यूनानी और अरेमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है, यानी द्विभाषीय अभिलेख कौन सा है? तो सरेकुना इंस्क्रिप्शन कांधार से प्राप्त हुआ है। कहां से? मुंह से बोलो भाई, उत्तर जब मैं पूछ रहा हूं तो मुंह से बोलो। जितना आप बोलोगे, है ना, कंठ में जब तक नहीं आ जाता, आपके कंठ के अग्रभाग में नहीं आ जाता, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। पता चला मस्तिष्क में रह गया। अगला, आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि कहां से प्राप्त हुई है? अमरावती से। आहत सिक्के बोला मैंने। अगर मैंने ये पूछा कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला, तब आपने बोलना बयाना राजस्थान से। और बयाना जो जगह है राजस्थान में, वो मुगलों के काल में नील के लिए प्रसिद्ध है, इंडिगो के लिए, ये भी बता दिया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि कहां से प्राप्त हुई है? अमरावती से प्राप्त हुई है। कहां से? अमरावती से प्राप्त हुई है। आहत सिक्कों को किसने सबसे पहले पंचमार्क कॉइन कहा? सबसे पहले पंचमार्क कॉइन किसने कहा? जेम्स प्रिंसेप ने कहा। आहत सिक्के कहा वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, और पंचमार्क कॉइन्स कहा जेम्स प्रिंसेप ने। देखो ना, दोनों में कितना अंतर है। अगर पूछेगा आहत सिक्के किसने कहा तो वासुदेव शरण अग्रवाल, अगर पूछेगा पंचमार्क कॉइन्स किसने कहा तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। सर्वप्रथम किन शासकों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया भारत में? तो इंडो ग्रीक शासकों ने। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है।
इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। हालांकि वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में थे, पर भारत, आधुनिक भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, तत्कालीन भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान का पार्ट भी था, है ना। ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए। सबसे प्योर गोल्ड के जो सिक्के हैं वो किसने? कुषाणों ने जारी किए। किन शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो मौर्योत्तर शासकों ने। मौर्योत्तर यानी मौर्य साम्राज्य जब के बाद के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने प्रचलित किए, जारी किए? तो आंसर गुप्त शासकों ने। अब दोनों में अंतर है। सर्वाधिक सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो मौर्योत्तर शासकों ने। अब जब मैं सर्वाधिक सिक्के बोल रहा हूं तो उसमें सिर्फ सोने के सिक्के नहीं है, उसमें चांदी भी है, उसमें प्रोटीन के सिक्के भी हैं, उसमें तांबे के भी हैं, अन्य प्रकार के। सातवाहनों ने प्रोटीन के सिक्के भी जारी किए, है ना। तो ठीक है जी, लेकिन पूछ लिया सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? गुप्त शासकों ने। लेकिन मैंने कहा आपको गुप्त शासकों के सिक्कों में इंप्योरिटी मिलती है, क्योंकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के काल के। ठीक है। किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए? सातवाहनों ने। इन्होंने शीशे, लेड के सिक्के भी जारी किए और प्रोटीन के सिक्के भी जारी किए। शीशे और प्रोटीन के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहनों ने। फारसी यानी ईरान संपर्क के फलस्वरूप भारत में प्रचलित चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? तो सिगलोई। सिगलोई क्या नाम था सिक्कों का? सिगलोई। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अब मैं कुछ राजाओं के नाम बता रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया मिनेंडर, क्या नाम बताया मैंने, जो कि एक इंडो ग्रीक शासक है। उसकी जो मुद्राएं हैं उस पर धर्म चक्र युक्त, उसके जो मुद्राएं वो कैसे धर्म चक्र युक्त है। इसका मतलब उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो धर्म चक्र युक्त ताम्र मुद्राएं मिली हैं। उल्लूक पक्षी के अंकन वाली मुद्रा मिली है। उल्लूक पक्षी के अंकन वाली मुद्रा मिली है। अब भाई आज भी लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू ही है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? और माँ सरस्वती किसमें दिखाई जाती हैं? हंस में, है ना। देखो धन कमाने के लिए ना उल्लू की तरह रात भर जागना पड़ेगा। दिन में तो जागना ही पड़ेगा, रात भर कंसेप्ट आपको ढूंढने पड़ेंगे, कैसे आएगा पैसा, कहां से कमाया जाएगा। मतलब सांकेतिक भाषाओं में भगवान के भी क्या बता रखे हैं, जो वाहन बता रखे हैं वो उसी प्रकार से बता रहे हैं। वैसे तो आप लोग बोलते हैं कि उल्लू देखना शुभ नहीं होता, भाई शुभ होता है। लक्ष्मी जी का क्या है? वाहन है वो उल्लू। ठीक है। तो उल्लूक पक्षी के अंकन वाली मुद्रा भी मिनेंडर की है। इसको बोलते हैं धर्मिकस या धर्मीय उपाधि मिलती है इसमें इसकी। धर्म जहां पर भी धम्म, धर्म, धर्मी है, अगर ये उपाधियां कहीं पर किसी राजा की मिल रही है तो ये मान के चलना कि उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक यज्ञ श्री शातकर्णी हुए, सातवाहन वंश में हुए। ये किस वंश में हुए? सातवाहन वंश में हुए यज्ञ श्री सातकर्णी। इनकी जो सिक्का है उस पर जलयान की आकृति मिलती है। किसकी आकृति? जलयान की आकृति मिलती है। इसका मतलब नौसेना रही होगी सातवाहनों के समय में। जैसे चोल अपनी नौसेना के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही सातवाहन भी अपनी नौसेना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। अब भाई माना कोई राजा रहा होगा उत्तराखंड में, तो क्या उसके बाद नौसेना रही होगी? नहीं, मतलब ही नहीं। जमीन में लैंडलॉक जो हमारे 52 गढ़ थे, तो हमारे राजाओं ने थोड़े नौसेना रखी। नौसेना वो रखेंगे जो सागर तटीय क्षेत्रों पर जिनका साम्राज्य होगा और जिनके अंदर क्या होगी? लालसा होगी जीतने को अन्य राज्यों को भी। जैसे चोलों के अंदर थी, उन्होंने श्रीलंका पे भी आक्रमण किया, उन्होंने मालदीव पर भी आक्रमण किया, उन्होंने इंडोनेशिया, जावा तक क्या किया? आक्रमण किए। हालांकि भारत के इतिहास में हम लोगों ने दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन कुछ उदाहरण मिलते हैं चोलों के समय में, सातवाहनों के समय में, है ना। चलो, एक कुषाण शासक है विमकटविशेष। कौन है? कुषाण शासक विमकटविशेष। मतलब ये जो कुषाण शासक कनिष्क है ना, उसका पूर्वज है। ये कुषाण शासक कनिष्क का पूर्वज है विमकटविशेष। विमकटविशेष के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि कुषाणों ने, विमकटविशेष ने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया, भगवान शिव की आराधना की होगी, है ना। तभी उसने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति क्या की? अंकित की। फिर हुविस्क हुआ एक, हुविस्क भी कुषाणों में है। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर किस किस की आकृति मिलती है?
शिव की आकृति मिलती है, स्कंद की आकृति मिलती है, कुमार की आकृति मिलती है। ध्यान रखना, जब भी स्कंद मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब कुमार कार्तिकेय के बारे में बोल रहा हूं। कुमार कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, देवताओं के सेनापति हैं। किसके? किस असुर को मारने के लिए जन्म हुआ था उनका? अगर भारतीय हो और हिंदू धर्म में आस्था है आपकी तो पता होना चाहिए फिर देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय का जन्म क्यों हुआ था, किस असुर को मारने के लिए हुआ था? हाँ जी, पूछना नहीं है, बताना है। और इस पर कालिदास ने कुमार संभव लिखी है, कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा। कुमार संभव में क्या है? कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है ना। कुमार कार्तिकेय के कितने मुख थे? हाँ, अरे भाई, कुमार कार्तिकेय कितने? अरे आप तो रुद्रप्रयाग क्षेत्र से हो, कार्तिक स्वामी जाते होंगे। हाँ जी, 6 मुख थे, माँ एक थी, इसलिए उनको जो स्तनपान कराया वो कृतिकाओं ने कराया, ऊपर आसमान में भेजा गया उन्हें, अंतरिक्ष में, है ना। दुग्धपान जो होता है, जब बच्चे पैदा हुए ये छोटे थे, इतना समझ में आया? तो किस असुर के मारने के लिए इनका जन्म हुआ था? तारकासुर को। तो ताड़का मत बोलो ना, तारकासुर बोलो। ताड़का अलग है, ताड़िका, तारकासुर, ठीक है जी। कई असुर हुए इस देश में भी, बड़ा संघर्ष करना पड़ा भाई हम इस देश को। हमारे जितने भी देवता हैं वो सब शस्त्र लिए हुए हैं। इसका मतलब आक्रांता आते रहे होंगे पहले से ही, और उनका वध किया गया होगा, और उन आक्रांताओं को ही असुर कहा गया। क्या कहा गया? हुविस्क के सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है, स्कंद कुमार की आकृति मिलती है, चतुर्भुजी विष्णु अंकित मुद्रा भी मिलती है हुविस्क की। चतुर्भुजी विष्णु अंकित मुद्रा, इतना समझ में आ गया। समुद्रगुप्त हैं, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया? वीणा वादन प्रकार सिक्के बोलते हैं उसको। यानी इतिहास में 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से गुप्त शासक थे जो वीणा वादन जानते, मतलब बहुत अच्छे वीणा वादक थे, आंसर समुद्रगुप्त। और कौन सा मुगल सम्राट था जो बहुत अच्छी वीणा बजाता था, आंसर औरंगजेब। हालांकि वो म्यूजिक का क्या था? विरोधी था, क्योंकि इस्लाम में म्यूजिक क्या है? हराम है। तो इसलिए उसने भगा दिया सबको, जितने भी म्यूजिशियन वगैरह नाचने गाने वाले सब थे, उनको बोल दिया था या तो विवाह कर लो या देश छोड़ दो, वैश्याओं को कहा उसने। और जितने भी गाने बजाने वाले थे सबको क्या कर दिया? भगा दिया। लेकिन खुद अच्छी वीणा बजाता था कौन? औरंगजेब, आलमगीर, ठीक है, क्योंकि वाद्य यंत्र ही ऐसा है। अच्छा जी, व्याघ्र शैली और सिंह निहंता आकृति के सिक्के किसके हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया। किसको? शकों को पराजित किया, शकों का उन्मूलन किया। शक जो थे वो विदेशी थे, वो भारत पर आक्रमण किया था उन्होंने, शकों ने, है ना। शक शासक रुद्रदामन का नाम मैंने बताया था आपको। ऐसे शकों की कई शाखाएं थी। तो शकों को भारत में पराजित करने वाला जो राजा है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसलिए अनुश्रुतियां उन्हें शकारी के नाम से भी जानती है। शकारी, शकों का उन्मूलन करने वाला, शकों का। तो उसमें व्याघ्र शैली और सिंहंता आकृति के जो सिक्के मिले हैं वो किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अच्छा जी, कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं वो मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति अंकित सिक्का मिला है कुमारगुप्त का। कौन कुमारगुप्त? ये गुप्त शासक है कुमारगुप्त। कौन है ये? इनकी उपलब्धि क्या है सबसे बड़ी? इतिहास में अगर हम अपने हिसाब से देखें तो कौन सा प्रश्न कुमारगुप्त से सबसे ज्यादा पूछा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर कुमारगुप्त ने। राजगीर, नालंदा, है ना। अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया बिहार में, पहले राजगीर डिस्ट्रिक्ट बोलते थे उसको। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। फिर ऐसे एक स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति का अंकन मिलता है। लक्ष्मी की आकृति का अंकन मिलता है। स्कंदगुप्त, हूणों का आक्रमण, स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, है ना। अगला सम्राट हर्षवर्धन, भारत के अंतिम महान सम्राट कहा जाता है हर्षवर्धन को। तो नंदी पर आसीन शिव पार्वती, उमा माहेश्वर, क्या कहा जाता है उन्हें? उमा माहेश्वर की आकृति वाली अंकित मुद्राएं मिली हैं हर्षवर्धन के समय में, ठीक है।
अच्छा जी। अच्छा, ये आहत सिक्का जो सबसे पहले कर्नल कोल्डवेल को मिला, ये कहां पर मिला? कोयम्बटूर में मिला। कहां पर मिला? कोयम्बटूर। ये कोयम्बटूर कहां पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। जब आप दर्रे पढ़ रहे होते हैं ना, तो दक्षिण भारत के जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो थाल, भोर, पाल और सेनकोटा दर्रा है। तो थाल घाट जो है वो तो आपका दिल्ली से मुंबई जाने वाला जो है वो रोड जो है वो आकाशिया की थाल घाट से, और पुणे से बेलगाम जो जाने वाली है वो भोर घाट से। पाल घाट से अगर कोच्चि से कोयम्बटूर आपको जाना है तो किससे जाएंगे आप? पाल घाट से होकर जाएंगे। तो थाल, भोर, पाल, और एक और दर्रा है सेनकोटा, वो कहां पर पड़ता है? वो कार्डमम हिल्स में पड़ता है। दक्षिण भारत में इलायची की पहाड़ियां पड़ती हैं, वहां पर एक दर्रा है, कौन सा? सेनकोटा दर्रा। तो इनका क्रम पूछता है कई बार वो, तो क्या क्रम बना? थाल, भोर, पाल और सेनकोटा। ये ऐसे ही बता दिया मैंने, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा जी, हिंद यवन शासकों का स्वर्ण व रजत सिक्का क्या कहलाता था? क्या कहलाता था भाई? स्टेटर। जो इंडो ग्रीक शासक थे उनका स्वर्ण सिक्का कहलाता था स्टेटर। क्या कहलाता था? और रजत सिक्का जो कहलाता था वो कहलाता था द्रम। रजत सिक्का क्या कहलाता था? द्रम। ठीक है। सबसे पहले निकिल का सिक्का किसने चलाया? तो एगाथोक्लीज। एगाथोक्लीज ने चलाया निकिल का सिक्का। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े 1 रुपए के सिक्के देखे, फिर धीरे धीरे उनका आकार छोटा हो गया। फिर बीच में एक सिक्का ऐसा आया कि जिसके बीच में एक अलग धातु लगी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ बताओ भाई? क्योंकि सिक्का जो है उसका एक धात्विक मूल्य होता है। थोड़ा इकोनॉमी बता दूं मैं आपको, अर्थव्यवस्था। सिक्का जो होता है, सिक्का ही असली मुद्रा है, नोट नहीं है। नोट सांकेतिक मुद्रा है, उसमें गवर्नर के साइन है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, नीचे गवर्नर के साइन होंगे। वो सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा मतलब उसका कागज का कोई मूल्य नहीं। आपने देखा होगा, मोदी जी ने एक दिन रात को आकर 8 बजे बोला कि जी नोट खत्म, नोटबंदी। अब पुराने जो नोट थे डबल बेड में भरे हुए थे आप लोगों ने, वो सब क्या हो गए? कागज, वो कबाड़ हो गए। वो 4 रुपए किलो रद्दी में भी नहीं बिके होंगे, आग लगाई होगी कई लोगों ने। लेकिन सिक्का जो है उसका धात्विक मूल्य होता है। तो कुछ चालाक, चतुर, कुछ दुष्ट लोग जो क्या करते हैं, उन सिक्कों को इकट्ठा करते हैं, उसको गलाते हैं, उनकी मूर्तियां बनाकर कई महंगी बेचते हैं, ब्लेड बनाकर, मूर्तियां बनाकर। तो अब वो क्या होता है? ज्यादा महंगी बिकती है। अब क्या हो रहा था कि भाई 1 रुपए का सिक्का है तो उसका धात्विक मूल्य भी 1 ही रुपया होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वो 1 रुपये 35 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा, यानी सिक्के को जब आप तोल के बेच रहे थे तो वो 1 रुपये 35 पैसे में जा रहा था। तो क्या करना पड़ा? बीच में एक सिक्का आया जिसके बीच में निकल डाला गया। अब जैसे ही उसको गलाया तो फ्यूज होकर क्या हो गया? खत्म हो गया, राख बन गया, कबाड़ जैसे मिट्टी। निकल डाला गया, साथ में जो जिस धातु का सिक्का बनता है वो दोनों को उस तरह का सिक्का बना। ये समझ में आया? फिर धीरे धीरे सिक्कों का आकार छोटा होता गया। तो सिक्का आकार छोटा क्यों हुआ? कि उसकी मूल्य 1 रुपया ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या, जब वो ढलता है तब 1 रुपया होता है, कुछ दिनों बाद उसका मूल्य बढ़ जाता है, 1 रुपये 20 पैसा हो जाएगा उसका मूल्य। फिर लोग उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको गलाते हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल होता है। कई प्रकार के लोगों के व्यवसाय यही है, सिक्के इकट्ठे करके। जैसे अगर आप उनको इकट्ठा कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए है माना उनका, कैसा मौद्रिक मूल्य जो है 1 लाख रुपए है। लेकिन जब आप उसे तोल के बेच रहे तो पता चला 1,35,000 रुपए मिल रहे। तो बुरा क्या है यार उसमें? 35,000 रुपए मिल गए ना एक दिन में आपको। क्या किया आपने? जगह जगह पान वालों की दुकान में इधर उधर जाकर क्या किया? सिक्का इकट्ठा किया, उसको बेच दिया। तो ये अपराध है। वैसे क्या है? अगर पकड़े गए तो कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई होगी, जेल होगी, ये भी मान के चलना। तो अच्छा कार्य नहीं है। तो सर्वप्रथम निकिल का सिक्का किसने चलाया? एगाथोक्लीज ने चलाया। हनुमान जी का अंकन वाली पहली मुद्रा जो है वो चंदेल शासक सुलक्षण वर्मा की मिलती है। किसकी? सुलक्षण वर्मा। हनुमान जी के अंकन वाली पहली मुद्रा सुलक्षण वर्मा जी की है। पहली बार उमा का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो हुविष्क के सिक्कों पर हुआ है। उमा का अंकन किस पर हुआ है? हुविष्क के सिक्कों पर हुआ है। मुरलीधर कृष्ण के चित्रयुक्त सिक्का जो मिला है वो चोल राजा राजराज के समय का मिला है। चोल राजा, चोल नरेश राजराज फर्स्ट वही हैं जिन्होंने तमिलनाडु में तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तंजौर एक जगह पड़ती है, वहां पर वृद्धेश्वर टेम्पल है।
जो कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना है। जब भी हम द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करेंगे तो नंबर 1 पे तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर आता है। 13 मंजिला है, इतना पत्थरों से बना हुआ है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसी पर अभी रिसर्च चल रही है कि इसको कैसे रखा गया होगा, है ना। अपनी अपनी लोग क्या थ्योरी देते हैं उसमें, इतिहासकार जो भी है, कि ऐसे ऐसे करके रखा गया होगा। समझ में आया? ठीक है। तो कभी दक्षिण भारत घूमना हो, तमिलनाडु जाइए, तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर को देखिए, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा कि चोल राजा राजराज फर्स्ट कौन रहे होंगे। उनके सिक्कों पर मुरलीधर कृष्ण के चित्रयुक्त मुद्रा मिली है, ठीक है। घुड़सवार शैली का सर्वप्रथम सिक्का जो प्रचलित किया वो किसने किया? शाही वंश के शासकों ने। किसने? शाही वंश के शासकों ने। इसके बाद जो मैं बता रहा हूं वो मृद भांडों के बारे में बता रहा हूं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में जो है मृद भांडों का महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर पाषाण काल से मौर्य काल तक के इतिहास के संदर्भ में मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। ये कहीं यूपी पीसीएस वालों ने या कहीं किसी बड़े पीसीएस में पूछा गया कि पुरातत्व की वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला तो वैसे ये हो गया क्या, ABCD OI, लेकिन पुरातत्व की वर्णमाला, पुरातत्व किसको बोल रहे हैं हम? आर्कियोलॉजी को। किसको बोल रहे हैं? आर्कियोलॉजी। तो मतलब अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? आंसर मिट्टी के बर्तनों को, मृद भांडों को। सबसे पहले हाथ से बने बर्तन प्रचलित हुए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के हस्त निर्मित मृद भांड प्राप्त हुए। हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन सबसे पहले किस काल के प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल के। अभी पढ़ेंगे हम ये पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक, ये सब नियोलिथिक, ये सब पढ़ना है हमने। तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। किस जगह से प्राप्त हुए? चौपानी मांडो से प्राप्त हुए। ये चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है? ये प्रयागराज जिले, इलाहाबाद जिसको बोलते थे पहले, प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में, नियोलिथिक जिसको हम बोल रहे हैं, नवपाषाण मतलब नियोलिथिक एज में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए। और नियोलिथिक एज से लेकर आज तक हम चाक पर ही मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। यह अलग बात है कि पहले जो कुम्हार होता था वो एक डंडी से वो पहिए को चाक को घुमाता था। आज मोटर आ गई है। बड़े बड़े जो एलिट लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके शौक भी होते हैं, अपने घरों में उनको चाक लगाए हुए रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन जब हद से गुजर जाता है तो वो क्या करते हैं? बर्तन बनाते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, देखते हैं उसमें, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। याद रखना आपने, नियोलिथिक। अगर पूछेगा हाथ से सबसे पहले कब बनाए गए बर्तन, तब आपने बोलना है मध्य पाषाण काल में, है ना, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल में। और जब पूछेगा कि चाक पर मिट्टी के बर्तन कब बनाए गए, तब आपने बोलना है नवपाषाण काल में। इतना समझ में आ गया। पाषाण काल से मौर्य काल तक की संस्कृतियों की अपनी अपनी विशिष्ट मृद भांड परंपराएं रही हैं। नवपाषाण काल में डोरी छाप मृद भांड, चमकीले लाल, चमकीले काले मृद भांड प्रचलन में थे। नियोलिथिक काल में डोरी छाप, यानी डोरी से देखा हो आपने, कुम्हार को एक धागे से क्या करता है, लाइनें लगाता है उस पर, किस पर? तो डोरी छाप मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। ऐसे चमकीले लाल। और मैं आपको क्या बताऊं, हमने अपने बचपन में जिन घड़ों में पानी पी रखा है, तो हम यही सोचते थे कि क्या उस पर चमकीले वो कुछ लगाते हैं, वो कुछ बाहर से जब बर्तन बन जाता है तो बड़ा चमकदार सा होता था घड़ा। अब तो अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन आने लग गए, मिट्टी के फ्रिज आने लग गए, मिट्टी की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। फ्रिज मतलब बिजली से नहीं चलते हो, पर उतना ठंडा रहता है उसमें कि बढ़िया, है ना, सामान जो सुरक्षित रहता है, क्योंकि मिट्टी के अपने गुण होते हैं। बाहर कितनी भी गर्मी हो, मिट्टी के अंदर चीजें क्या रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। और चमकीले काले मृद भांड ये प्रचलन में थे। विभिन्न ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की भिन्न भिन्न मृद भांड परंपराएं रही हैं। चित्रित धूसर मृद भांड यानी PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, जिसकी खोज BB लाल ने की थी। इसको ध्यान रखना आपने, चित्रित धूसर मृद भांड, इसको शॉर्ट में मैं हमेशा PGW बोलूंगा, पेंटेड ग्रे वेयर। चित्रित धूसर मृद भांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर, जिसकी खोज किसने की? BB लाल। अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, PGW की खोज किसने की? आंसर
बीबी लाल ने की। इनकी कालावधि हड़प्पा सभ्यता के बाद से बुद्ध काल तक मानी जाती है। फिर पूछेगा यहां से क्वेश्चन, हड़प्पा काल से लेकर बुद्ध काल तक किस प्रकार के बर्तन? आंसर PGW, पेंटेड ग्रे वेयर या चित्रित धूसर मृद भांड। खोजकर्ता कौन? बीबी लाल। क्लियर हो गया। चित्रित धूसर मृद भांड परंपरा लौह काल के प्रारंभ से संबंधित है। इन मृद भांडों को आर्यों का प्रतिनिधि मृद भांड माना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, आर्यों का प्रतिनिधि मृद भांड कौन सा है? मृद भांड समझ में आ रहा है ना? अभी भी बोलते हैं यार भांडे बर्तन, नहीं बोलते हैं भांडे बर्तन, तो वही है मृद भांड, मिट्टी का बर्तन। तो आर्यों का प्रतिनिधि मृद भांड कौन सा है? आंसर PGW। फिर आता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जब मैं बोलूंगा NBPW तो इसका मतलब है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तरी काली पॉलिश मृद भांड। उत्तरी काली पॉलिश मृद भांड, इसकी कालावधि जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक मानी जाती है। अब सोचो आप, हड़प्पा काल से लेकर, सुनो भाई, 2350 BC से लेकर और महात्मा बुद्ध के समय तक, यानी किस समय तक? बौद्ध काल तक, बौद्ध काल जिसे हम बोल रहे हैं, तब तक क्या चला? PGW चला। अब फिर उसके बाद बौद्ध काल से लेकर, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और मौर्य काल तक क्या चला? NBPW चला। क्या चला? NBPW चला। इतना समझ में आ गया? तो जो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश मृद भांड है, यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृद भांड है। अब आप बोलोगे नगरीकरण क्या हो गया? तो नगरीकरण को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो क्या है आपका? पहला अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दूसरा अर्बनाइजेशन मगध का उत्कर्ष। मगध, बिहार, मगध, हाँ, है ना? प्रियदसी राजा मागधे, अशोक के लिए लिखा है एक जगह पर, मगध के प्रियदसी राजा। तो अब ये समझो आप, पहला नगरीकरण हमें कहां दिखा? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्यों बोल रहे हैं हम नगरीकरण? अरे यार, 2-2 मंजिल मकान है, बड़ी सुंदर चौड़ी सड़कें हैं, गलियां हैं, पैटर्न है, उस पैटर्न से वो शहर बसा हुआ है, ड्रेनेज पैटर्न गजब का है, अंदर वॉश बेसिन भी है, अंदर कुएं भी हैं, अमीर जो लोग उस समय रहेंगे उनके घरों में कुएं हैं, पानी की निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पकाई हुई ईंटों के मकान हैं। आज भी पकाई हुई ईंटों के मकान मिलते हैं, और आज वो ईंटें नहीं है जो उस जमाने की ईंटें रही होंगी। जितने बेहतरीन तरीके से उन्हें पकाया गया उस तरह की ईंटें नहीं मिलती आज, मिलती है, महंगी मिलती है। ठीक है, तो मैंने कहा पहला वो हो गया। दूसरा नगरीकरण जो हो गया मगध का उत्कर्ष। और एक बार IAS वालों ने क्वेश्चन पूछा कि द्वितीय नगरीकरण का कारण क्या था? आंसर लोहे का प्रयोग। अब आप पूछेंगे लोहे के प्रयोग से द्वितीय नगरीकरण का क्या मतलब? तो जब लोहे का प्रयोग होने लगा देश में, तो लोहे के जो बड़े उन्नत औजार, कृषि औजार बनाए गए, एग्रीकल्चरल जो औजार होते हैं वो बनाए गए। ज्यादा गहरा खोदा गया। जब ज्यादा गहरा खोदेंगे आप तो क्या होगा? फसल अच्छी होगी। जब फसल अच्छी होगी तो क्या होगा? सरप्लस में होगा। पहले लोग उतना ही उगा पा रहे थे जितने में खुद खा पा रहे थे, अब सरप्लस में हो गया। जब सरप्लस में होता है तो शहर बसते हैं, क्योंकि आप लोग शहरों में रह रहे हो, आपके लिए कहीं ना कहीं कोई किसान क्या कर रहा है? सरप्लस में उगा रहा है, वो खुद भी खा रहा है, अपने परिवार को भी खिला रहा है, आप उससे खरीद भी रहे हो, है ना? तो NBPW जो है वो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृद भांड है। इनकी प्राप्ति तक्षशिला से बंगाल तक हुई है। कहां से कहां तक? तक्षशिला मैंने बता दिया भाई, पाकिस्तान में है। इंडस और झेलम के बीच में एक जगह पड़ती है सिरकप, उसको तक्षशिला माना जाता है। ठीक है, प्राचीन विश्वविद्यालय था कभी। आचार्य जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त थे, वहीं के विद्यार्थी भी रहे और वहीं के प्राचार्य भी बने, है ना? ठीक है, इनकी प्राप्ति तक्षशिला से बंगाल तक हुई है। ये मृद भांड बेहद चमकीले हैं। इन्हें सम्रांत वर्ग ही प्रयोग करता था। इन्हें सम्रांत वर्ग ही प्रयोग करता था। कौशाम्बी केंद्र से इन मृद भांडों का व्यापार किया जाता। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा, NBPW का व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो कहां था? कौशाम्बी था। कहां था? कौशाम्बी। ठीक है, उसके बाद इतिहास जानने के स्रोत जो हैं उसमें उसके रूप में हमें स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो स्मारक में क्या पढ़ना हमने? प्राचीन स्मारकों में जैसे गुहाओं, मंदिरों और भवनों के आधार पर किसी काल विशेष की संस्कृति और कला का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र,
इत्यादि स्थानों से प्राप्त भवनों के अवशेषों के आधार पर नगर निर्माण शैली का पता चलता है। इसी प्रकार नालंदा और विक्रमशिला, आज पता चला कि इंस्टीट्यूट का नाम विक्रमशिला क्यों है, क्योंकि विक्रमशिला 1 नंबर देता है आपको। अगर आप पेपर में जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा किसी ना किसी पेपर में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तब आपने बोलना बंगाल के पाल वंशी शासक महाराजा धर्मपाल ने की। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तब आपने बोलना बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अंत्यचक नामक स्थान पर क्या है, अवस्थित है। कहाँ पर है? और कई सौ सालों, मतलब 400 सालों से ज्यादा वर्षों तक इस विश्वविद्यालय ने क्या किया, अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। वज्रयानियों को संरक्षण दिया इसने, बौद्ध धर्म में एक वज्रयान संप्रदाय है, उसको संरक्षण दिया। और कालांतर में क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया इस देश पर, किसने? मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गौरी, जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती है, जब उसने इस देश पर अटैक किया तो उसका एक जनरल था बड़ा ही दुष्ट, जिसका नाम था बख्तियारुद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया, नालंदा में भी आग लगा दी और विक्रमशिला को भी ध्वस्त कर दिया। पता नहीं क्या दिक्कत थी इन लोगों को ज्ञान से, लुटेरे थे, जो लूट सकते थे वो लूटा, जो मेन चीज थी ज्ञान, उसको उन्होंने क्या कर दिया, आग लगा दी। नालंदा कई सालों तक जलता रहा, विक्रमशिला को बिल्कुल क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। किसका जनरल था? मोहम्मद गौरी। इतना समझ में आ गया? ये तो इतिहास से नहीं सीखते वो इतिहास बन जाते हैं। इसलिए आक्रांताओं, अगर इस देश पर कोई आक्रांता आता है किसी भी रूप में, चाहे ट्रेड के रूप में आता है चाहे किसी भी रूप में, अब आक्रांताओं के स्वरूप बदल गए, अब तीर तलवार लेकर नहीं आते हैं, अब दूसरे प्रकार से आ रहे हैं, व्यापारी के रूप में आए अंग्रेज, ठीक है, अभी अन्य प्रकार से आ रहे हैं। आज सांस्कृतिक अटैक होने लगे हैं देश पर, आपने पहचानना है उनको और उनका मुकाबला करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां आपकी संस्कृति को क्या कर दें, भूल जाएं। भूल गए तो समझो देश क्या हो गया, बर्बाद हो गया। धर्म परिवर्तन से संबंधित लोग आएंगे, आपके धर्म को ही क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो नालंदा और विक्रमशिला के खंडरों से इन स्थानों की गरिमा और भव्यता दृश्यमान होती है। अतरंजी खेड़ा नामक स्थान की खुदाई से देश में लोहे की प्राचीनता यानी 1050 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह पता चलता है कि अतरंजी खेड़ा में जब खुदाई हुई तो वहां लोहे के कुछ औजार मिले, जिससे यह पता चलता है कि 1050 ईसा पूर्व भी यहां पर क्या हो रहा था, लोहे का प्रयोग हो रहा था। समझ में आ गया? ठीक है। एनसीईआरटी जो बताती है वो लोहे की प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व तक मानती है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं। पुदुचेरी के समीप अरिकामेडु के उत्खनन से प्राप्त रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत रोमन संबंधों का पता चलता है। किसी जमाने में भारत और रोम का बहुत अच्छा व्यापार होता था, रोमन लोग आते थे यहाँ पर। इवन रोमन सम्राट ऑगस्टस के सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत में। क्या मिले हैं? रोमन सम्राट ऑगस्टस के सिक्के मिले हैं, रोमन बस्तियां मिली हैं, रोमन सैनिकों के जो आवास रहे होंगे उस जमाने में वो मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कभी भारत और रोम का व्यापार क्या था, बहुत उन्नत अवस्था में था। इवन एक जगह पर एक रोमन इतिहासकार प्लिनी अपने देश की अर्थव्यवस्था पर रोते हुए ये कहता है कि मेरे देश का सारा सोना कहाँ चला गया, भारत चला गया, और भारत से उसके बदले में क्या आ रहा है, मलमल आ रहा है। और वो मलमल कैसा है कि पूरा थान अंगूठी के अंदर से निकल जाता है, इतना महीन कपड़ा है। और उस कपड़े को रोम की महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, खासकर जो नोबल्स हैं उनकी पत्नियां, उनकी पुत्रियां बहुत पसंद करती हैं। और वो वस्त्र ऐसा है कि जिसको पहनो न पहनो बराबर है, क्योंकि वो कैसा है, पारदर्शी टाइप का है। भाई वस्त्र जो होते हैं वो शरीर ढकने के लिए होते हैं। तो प्लिनी के रोता है अपने देश की अर्थव्यवस्था पर कि मेरे देश का सारा सोना चला गया बाहर, और वहां से जो मलमल आ रहा है मेरे देश की नैतिकता को खतरा हो गया, नैतिकता को खतरा हो गया। इतना समझ में आ गया? चलिए जी। तो पुदुचेरी के समीप मैंने बता दिया अरिकामेडु के उत्खनन में रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, बर्तन ये मिले हैं। इससे ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के संबंधों का पता चलता है। तक्षशिला के उत्खनन से प्राप्त स्मारकों के अवशेष से कुषाण शासकों और पाटलिपुत्र में मिले भवनों के अवशेष से मौर्य शासकों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अरे भाई एक जगह बिहार में
कुम्हरार नहीं, एक जगह पड़ती है जहां से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महल, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला है। क्या मिला है? अब महल यार ऐसा मिला कि उसमें खंबे मिले पत्थर के, बाकी कुछ मिला ही नहीं। मतलब बड़े अच्छा अंदर सब कुछ मिला पत्थर का बना हुआ, लेकिन ना छत मिली ना दीवारें मिली। क्या नहीं मिली? और तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि वो तो इकबटना के महल से भी सुंदर था। किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो क्या था? इकबटना के महल से, उसके देश में कहीं इकबटना का महल रहा होगा, उससे भी सुंदर है, कई गुना सुंदर है। अब फिर इतिहासकारों में चर्चा हुई कि यार ये चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार के महल में रह रहा था, तो पता चला कि महल लकड़ी का था। किसका था? छत लकड़ी की थी, दीवारें लकड़ी की थी, खंबे जो थे वो पत्थर के थे। तो लकड़ी तो सड़ गई भाई। बीसी बिफोर क्राइस्ट का है ना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कब का है? चाणक्य का शिष्य है, कौटिल्य का शिष्य है, तो बिफोर क्राइस्ट का है। और वो तो आज 2000 क्या चल रहा, अब कुछ साल पहले मिला वो महल, है ना। तो मैंने कहा कि वो महल कैसा था? लकड़ी का था, और वो इतना सुंदर था। और बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक कक्ष में नहीं रहता था, रोज अलग अलग कक्ष बदल कर रखा जाता था। उसकी जो अंगरक्षिकाएं थी वो महिलाएं थी, सम्रानुरागिनी बोला जाता था उनको, क्योंकि चाणक्य को पुरुषों पर भरोसा नहीं था, कभी भी हत्या हो सकती थी राजा की। तो चंद्रगुप्त मौर्य को छोटा मोटा राजा मत समझो। 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। आप 6 नौकर रख के दिखा दो, कर्मचारी रख के दिखा दो, उसके पास 6 लाख की सेना थी। समझ सकते हो आप? इस समय जो हमारी आर्मी है वो 12 लाख के आसपास है। आर्मी पर्सनल पूरे देश में 12 लाख है, फिर पैरामिलिट्री फोर्स अलग होगी और पुलिस अलग होगी, लेकिन आर्मी की जो संख्या वो 12 लाख के आसपास है हमारी। उसके बाद 6 लाख की सेना। कौन कहता है उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं? तो उसका महल इतना विशाल था। अब आप कहेंगे यार लकड़ी का महल कैसे? तो चाइना जाओ, चाइना में सारे लकड़ी के महल होते हैं। जंगल थे भाई, बहुत वुड था हमारे पास, हम खजाने थे लकड़ी के हमारे पास, अनेक वृक्ष थे अनेक प्रकार के। आज भी जब आपके पास धन ज्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हो? वुडन वर्क कराते हो अपने घर में, क्या कराते हो? लेकिन अब आप इतने समृद्ध नहीं हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महल बना सको। और वुड की एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो बिहार का व्यक्ति था, वो जानता था बनाने वाला कि वुड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो गर्मियों में गर्म नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ जी। प्लूटार्क लिखता है कि उसने संपूर्ण भारत को 6 लाख की सेना से रौंद डाला। और 6 लाख की सेना खाली पैदल नहीं रही होगी, घुड़सवार रहे होंगे, घोड़े रहे होंगे, हाथी रहे होंगे। और जब वो चलता होगा तो समझो पूरा शहर में भी नहीं होती इतनी जनसंख्या। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है जी। तो ये मौर्य शासकों के इतिहास पर जो प्रकाश डालता है। उसके बाद भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं। जैसे जावा, जावा में बोरोबुदुर स्तूप मिला है। क्या मिला है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोरोबुदुर स्तूप कहां पर है, आप आंसर जावा। जावा इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। लेकिन आज भी वहां भारतीय संस्कृति जीवित है। वहां के जो लोग मुस्लिम हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वहां पर रामलीला होती है आज भी। क्या होती है? ये अलग बात है कि हमारे जैसे संवाद नहीं होते उनकी रामलीला के, क्योंकि कई सालों से, 1000 साल हो गए, जो उनकी सांस्कृतिक जो वो चेंज हो गए, उनके पैटर्न चेंज हो गए। लेकिन अभी भी वहां रामलीला होती है। भगवान राम की एक बहन है जिनको कहाँ ब्याया गया था? इंडोनेशिया में। वो बोलते हैं, वहां से लोग आते हैं अयोध्या में दर्शन करने आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारे रिश्ते थे यहाँ से, अयोध्या से। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है, सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। किस नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर है। ठीक है। तो बोरोबुदुर स्तूप कहां से मिला है? आंसर जावा, इंडोनेशिया से। तो अंकोर वाट मंदिर कहां से मिला है? आंसर कंबोडिया, कंपूचिया। खमेर राजवंश था कभी कंबोडिया में। क्या था? होची मिन सिटी है या नहीं? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेने है। कहाँ है? मेरे ख्याल से चेंज हो गई शायद इसकी राजधानी। नोम पे नहीं है? हाँ, नोम पेने।
यहाँ पर एक नदी है, कंबोडिया का शोक बोलते हैं मिकोंग को, ऊपर से आती है चाइना से होते हुए। मिकोंग, कंबोडिया का सॉरो ऑफ कंबोडिया, मिकोंग बाढ़ लेकर आती है। जैसे हमारी गंगा जी हैं, ये बांग्लादेश में जाके बाढ़ लाती हैं। डूबा रहता है आजकल बांग्लादेश पूरा, बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले तैरना सिखाया जाता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। हम तो ऋषिकेश में है, गंगा का जो स्वरूप है यहाँ पे भी छोटा है। कलकत्ता में जाके देखना, सॉरी ये बंगाल में जाके देखना आप, गंगा कितनी बड़ी है। और फिर बांग्लादेश में जाते जाते तो पता नहीं क्या होता है। और फिर तब तक ऊपर से तीस्ता भी मिल जाती है उसमें, ब्रह्मपुत्र में, फिर ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल जाती है। तो बाढ़ तो आनी है, जिसमें कितनी नदियों का, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गंगा, यमुना, जितनी भी नदियां जो दिख रही हैं सब पानी कहाँ, बांग्लादेश में। तब बनाती है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष उगता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, बंगाल टाइगर मिलता है वहां पर। क्या मिलता है, ये समझ में आ गया भाई। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार कला के माध्यम से हम भारत और विदेश की सांस्कृतिक संबंधों का ये मतलब पता चलता है हमें। ऐसी मूर्तिकला और चित्रकला, स्टैच्यू एंड पेंटिंग्स, इसमें क्या है, मूर्तियों एवं चित्रकला भी पुरातत्व सामग्री के रूप में इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अन्य सैंधवकालीन स्थलों से जो खुदाई हुई, उसमें जैसे कांसे की नृत्यरत नारी मूर्तियां मिली हैं, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है। जब मैं दिल्ली गया नेशनल म्यूजियम में, तब मैंने वहां देखी, इतनी छोटी सी थी, मैं सोचता था पता नहीं कितनी बड़ी, छोटी सी कांसे की नर्तकी, यहां तक चूड़ी पहनी हुई है। ऐसी चूड़ियां मैंने रन ऑफ कच्छ में देखी महिलाओं को पहनते हुए। यानी उस जमाने से लेकर आज भी वो फैशन क्या है, जारी है। क्योंकि इतनी यहां बाजू तक चूड़ियां पहनना भाई बहुत कठिन काम है। हाथों में 2 चूड़ियां ही बड़ी दिक्कत करती हैं अब तो उस जमाने में श्रृंगार के रूप में वो पहनते थे। तो कांसे की नृत्यरत मूर्ति कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। कांसे की नर्तकी बोलते हैं उसको, ब्रॉन्ज स्टैचू। कांसा मतलब ब्रॉन्ज स्टैचू है ना, डांसिंग गर्ल भी बोलते हैं उसको। यूपीएससी वालों ने तो बहुत अंदर तक क्वेश्चन पूछा कि किस प्रजाति की थी, क्या थी, अब उसको देखकर बताना था कि किस प्रजाति की है। चलो, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, पुजारी का सिर मिला है। अब पुजारी बड़ा, सिर मतलब यार जिंदे आदमी का नहीं, मूर्ति मिली है, उसको पुजारी का सिर बोला गया है। उसे दाढ़ी बना रखी, बड़े अच्छे से कॉम कर रखा, उसने एक शॉल सा ओढ़ा हुआ, उसमें फूल बने हुए हैं। देखो आप पुजारी का सिर कहाँ से मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसको अगर आप देखेंगे फोटो को, तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने में भी फैशन था। शॉल ओढ़ा हुआ, उसमें फूल बने हुए हैं। ठीक है, ये तत्कालीन समाज की धार्मिक भावना और सांस्कृतिक चेतना का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार कुषाण, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल की मूर्तियों से जन साधारण की धार्मिक अवस्थाओं और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। भरहूत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्तियों में जन साधारण की जीवन की अति सजीव झलक मिलती है। अजंता एलोरा की गुफाओं के अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का पता चलता है। अब इतना डिटेल नहीं बताया मैंने अभी कि अजंता कहाँ है, एलोरा कहाँ है। यूपीएससी वालों ने तो ये तक पूछा कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जिन रॉक्स को काट कर बनाई है, वो रॉक्स कब की हैं, है ना। ये भी पूछा है कि अंदर जो चित्र बने हैं वो किस शैली के हैं अजंता में। ठीक है, तो वो चित्रकारों को पता होता है कि एक टेम्पेरा विधि होती है, एक अलग अलग, वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे हम पूरा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उनके बारे में।